जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ एक बार फिर सीटेट का जो है प्रीवियस ईयर पेपर और आज हम लोग सीडीपी जो है इसके टॉप 30 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर ये आपका 2019 का है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन को एक एक करके विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और उसको कैसे समझ के साथ जो है हम पेपर में टिक करें उसके ऊपर भी हम जो है पेपर के दौरान उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, उस चैनल को एक बार क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट जो आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली जो है पहुंच जाएंगी। अगर आपने उस बेल आइकन को प्रेस कर दिया तो सीटेट बीएड से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस चैनल पर पड़ती है वो सारी की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो ये जो क्वेश्चन आपका रिलेट करता है ये आपके क्रिटिकल पीरियड से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड दोनों इसी को कहते हैं। पेपर में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं ये क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि जो लैंग्वेज का एक्विजिशन है, जो भाषा का अर्जन है और जो डेवलपमेंट है उसके लिए कौन सी अवधि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है? सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड हम उनको उस पीरियड को कहते हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कहते किसको हैं। तो वो पीरियड होता है जब बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है होता है। ठीक, तो जन्म पूर्व अवधि, जन्म के पहले, तो जन्म के पहले बच्चा कैसे सीखेगा? तो ये तो आपका एक ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। किशोरावस्था, अब देखिए कभी कभी अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो जन्म के पूर्व की अवधि होगी तो वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि उसके पहले तो आप सीख ही नहीं सकते। अब भाई हर कोई अभिमन्यु थोड़े हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन, देखिए किशोरावस्था। अब आप खुद से सोचिए कि क्या एडोलेसेंस टाइम में बच्चे लैंग्वेज को सीखते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही बाद की अवस्था हो जाती है। हम तो लैंग्वेज को इसके काफ़ी पहले सीख जाते हैं। 2-2.5 साल का बच्चा भी जो है वो बोलने लगता है, उसके शब्द जो है आने लगते हैं, एक शब्द फिर दो, फिर वो धीरे धीरे टूटी फूटी सेंटेंस बनाने लगता है। ठीक, अब बचता है दो ऑप्शन, एक बाल्यावस्था मध्य, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो जो है सबसे ज़्यादा आपका क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। इंग्लिश में बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड इसका आंसर होगा। ठीक है, मध्य में वो सीख लेता है बट इसमें सेंसिटिव पूछा है तो वो आपका प्रारंभिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो कौन सी एक अवस्था है? तो देखिए, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। जितने लोगों ने भी कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी वो तो देखते ही कर देंगे क्योंकि आपको 4 अलग अलग दिया हुआ है। प्रसुप्ति अवस्था ये होगा नहीं, यही आपका होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। मूर्त संक्रियात्मक ये होगा नहीं, ये प्याजे का है। उद्योग बनाम अधीनता ये आपका एरिक्सन की थ्योरी का पार्ट है, तो ये भी आपका नहीं होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। आते हैं प्रश्न 3 पर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। अब ऐसे जो भी हमारे जेंडर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप से या जेंडर बायसनेस से, तो आप उसको एज अ अपने ऊपर लेकर के देखा करिए कि जैसे मान लीजिए क्लास में अगर डिस्कशन हो रहा है, परिचर्चा हो रही है, तो आप लड़कियों से ज़्यादा लड़कों की तरफ जो है क्या कर रही हैं, ध्यान दे रही हैं या दे रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण है? जैसे आपको प्रश्न पूछना है या आपको खड़ा करना है या आपको कोई एक्टिविटी करानी है तो आप उसमें लड़कों को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं कि अच्छा तुम पहले बताओ, लड़कियों को बाद में दे रहे हैं। तो दिया है जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर समरूपता, जेंडर संबद्धता। तो इसका आसान सा है जेंडर पक्षपात इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके बिहेवियर में, याद रखिएगा, बिहेवियर में आपके जो बायसनेस है वो शो हो रही है। अगर ये बिहेवियर की जगह सिर्फ दिमाग में होता तो धारणा होती तो ये आपका रूढ़िबद्धता होती, स्टीरियोटाइपिंग होती। बट अब चूंकि वो आपके बिहेवियर में वो चीज़ डिपिक्ट हो रही है, दिख रही है कि आप अब लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, आपके कार्यों में वो चीज़ कार्यशैली में आ चुकी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बायसनेस का रूप ले लेती है। तो इसका सही उत्तर होगा जेंडर पक्षपात। ठीक है, पहचान नहीं कर रहे हैं हम, संबद्धता जैसी कोई चीज़ है, समरूपता यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं हो रही है। ठीक,
आते हैं प्रश्न 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका, ठीक है, जेंडर रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रहा है। अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, मतलब आपको इसको कम करना है। पहला, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। अब ये प्रश्न आसान है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बट देखिए ऑप्शन आपके प्रश्न को कठिन या सरल बनाने का कार्य करता है, जो ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें देखिए जेंडर पृथक की बात कर दे रहा है, मतलब आप उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, मतलब लड़के हैं तो लड़कों को एक ग्रुप बना दिया, लड़कियां हैं तो लड़कियों का अलग, मतलब आप अलग अलग कर रहे हैं। तो ऐसी बात तो हम कभी करते ही नहीं हैं पृथक, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही आपका जो है चला जाता है। अब पहला और दूसरा देखिए, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को, कि मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक जो रोल करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो वो भी तो आपकी बायसनेस के अंदर ही आ गई। अब चाहे आप लड़के की तरफ झुकाव रखें या लड़की की तरफ झुकाव रखें, क्लियर है। इसका सबसे बेस्ट है कि भाई जो आपका जेंडर बायसनेस है इसके ऊपर परिचर्चा करना, इसके ऊपर डिबेट करना, इसके ऊपर डिस्कशंस करना, दैट इज़ बेस्ट। क्लियर है, ये सबसे आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। प्रश्न का जो पहला सिरा है उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे जो है लर्नर्स के दिमाग में पियाजे का नाम आया हो, क्योंकि वो भी एक चाइल्ड को साइंटिस्ट, लिटिल साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं, क्यूरियस के रूप में देखते हैं। किंतु प्रश्न के आखिरी भाग को पढ़ने के बाद जब जैसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक विषय आ गए, तो सामाजिक और सांस्कृतिक विषय जब भी आएगा तो हमेशा याद रखिए समाज, संस्कृति या भाषा के ऊपर अत्यधिक महत्व देने वाले कौन है? लेव वाइगोस्की हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट जो है लेव वाइगोस्की, वही है आपकी, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो ये लेव वाइगोस्की इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। जिक्सॉ पहेली को सॉल्व करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ये तो जिक्सॉ पहेली को सॉल्व करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में ये सामने है, और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न में पूछा क्या है। रट कर जाने वाले यहाँ गलत कर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी वाइगोस्की देगा और कभी कभी आपको यहाँ पर पियाजे भी दे देता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। मैं दोनों के बारे में भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगी, ताकि दोनों से किसी से भी प्रश्न आए तो आप सही करें। जब हम बात करते हैं वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की की भाषा में, अच्छा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ या आत्म केंद्रित वार्ता। तो देखिए बी और सी में तो कभी कन्फ्यूज़न होती ही नहीं है, क्योंकि ये क्लियर है। मोस्ट कन्फ्यूज़न जो लर्नर्स को होती है वो ए और डी में ही होती है, कि भाई आत्म केंद्रित वार्ता है या व्यक्तिगत वार्ता है, ठीक है। तो वाइगोस्की हमेशा व्यक्तिगत वार्ता, वाइगोस्की के शब्दों में कहें तो ये प्राइवेट स्पीच है। जैसे वाइगोस्की की थियरी में हमने पढ़ा है कि उन्होंने 3 तरह की स्पीच दी थी, आपकी प्राइवेट स्पीच दी थी, साइलेंट इनर स्पीच दी थी, और एक आपका निजवाक जो था, इनर जो है पब्लिक स्पीच। तो ये 3 की स्पीच में जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या आपकी कहती है कि भाई जो बच्चा खुद से ही बोलता है, अब वो बोलता है तो क्या वो अननेसेसरी ऐसे ही बोलता है, वो किसी काम का नहीं है? तो नहीं, जो ये व्यक्तिगत वार्ता है बच्चे की, ये उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्व रखता है। ऐसा कौन कहता है? वाइगोस्की कहते हैं कि ये बहुत महत्व रखता है, और बच्चा ऐसे ही नहीं बोलता है, बच्चा इससे खुद को इंस्ट्रक्ट करता है, खुद को निर्देशन करता है कि ऐसे ऐसे करना है। क्लियर, पहली चीज़। अब अगर हम पियाजे की बात करें, तो पियाजे के केस में क्या है कि पियाजे ने लैंग्वेज को उतना महत्व नहीं दिया है, इसको ये ईगोसेंट्रिक स्पीच नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच, या आत्म केंद्रित वाक या वार्ता। आत्म केंद्रित वार्ता में क्या है कि बच्चा खुद से ही बोल रहा है, और पियाजे का ये भी कहना है कि ये बातें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। क्लियर है, तो इस प्रश्न के सही उत्तर होगा वो आपका ए हो जाएगा। क्लियर।
अब आते हैं प्रश्न 7 पे। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संकेत देना मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी आप किसी प्रश्न में फंसते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अरे ये जो है वाइगॉस्की से आया हुआ क्वेश्चन है। अब जैसे इस प्रश्न को पढ़ा आपने, अब बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं, देखिए इस प्रश्न से ही हम समझ जाएंगे। बच्चों को संकेत देना आवश्यकता पड़ने पर आपने प्रश्न पढ़ा, अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार प्रबलन, मॉडलिंग, अनुबंधन या पाठ ढांचा क्या लिखा क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि अरे इसको वाइगॉस्की की थियरी से रिलेट करके देखिए, मैंने संकेत दिया, ठीक। तो आपने कहा वाइगॉस्की की थियरी में, तब आपके दिमाग में वाइगॉस्की की थियरी के जितने पॉइंट्स हैं, ZPD है, MKO है, स्कैफोल्डिंग है, सारी चीज़ें आएंगी कि अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे दिया था। हाँ, उसमें हेल्प की बात की गई थी, एक टेम्प्रोरी हेल्प था जो एक प्रक्रिया होता है, आपके दिमाग में आएगा। या फिर अगर उतने से भी आपको नहीं हुआ तो फिर मैं आपको आगे का भी बताऊंगी, सहयोग प्रदान करूंगी कि वाइगॉस्की की थियरी में उन्होंने स्कैफोल्डिंग, जिसको हम मचान या पाड़ ढांचा कहते हैं, उसमें वो क्या होता है, एक टेम्प्रोरी हेल्प के रूप में वो दिया जाता है। वो टेम्प्रोरी हेल्प क्या होता है तब आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने आपको स्कैफोल्डिंग दी है। तो यही स्कैफोल्डिंग जो है क्या है यहाँ पर, इसका सही उत्तर भी है। और ये आपको समझाने के लिए था किस तरीके से हम संकेत देंगे और उसके बाद जो है एक टेम्प्रोरी हेल्प देंगे तब तक जब तक कि बच्चा अपने ZPD पर, ZPD का फुल फॉर्म भी काफ़ी बार आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उस तक नहीं पहुंच जाता है तब तक। कहने को आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें हम एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी होंगी और कुछ एक्स्ट्रा में भी आप लेकर के ज़रूर जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अर्थ आपका क्या है? जो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की थियरी में। पहला है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार। तो देखिए जो आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, ये आपका लास्ट स्टेज का आपका होता है जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थिंकिंग बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका 4th का है। सेकेंड है संरक्षण और कक्षा समावेशन, ये ठीक है। क्लियर है? तो संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन का भाव जो है, ठीक है। आस्थगित अनुकरण और पदार्थ स्थायित्व, मतलब जो आपका जो स्थायित्व की भावना आती है वो, या फिर अनुकरण इमिटेशन, या प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, मतलब जो आपके खेल होते हैं जो प्रतीकात्मक होते हैं। तो इसमें से जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो उसको विशेषता को बता रहा है वो कंजर्वेशन है। आपको पता होगा जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ पे 3 उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसको कि हमने CC ऐसे समझा था, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। तो इसमें से एक आपको यहाँ पर दे दिया संरक्षण, तो अब आपके लिए उतना ही काफ़ी है। इसीलिए कंक्रीट मैंने याद भी करवाया है, C से कंक्रीट और उसी से आपको CCS याद रखना है। तो संरक्षण यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 8 के लिए, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में से कौन सा पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन? तो इसका बहुत इजी आंसर है स्कीमा। हमने पियाजे की थियरी में भी बार बार पढ़ा है स्कीमा, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो अनुबंधन बाई कंडीशनिंग इनका नहीं है, वो तो आपके बिहेवियरिज्म में चला जाएगा पेवलोव और स्किनर के साथ। अवलोकन, अधिगम जो आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो बेंड्यूरा के केस में है। प्रबलन, रेनफोर्समेंट, हम अधिकतर उसको हल की या तो स्किनर की थियरी में देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? स्कीमा, ठीक। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, उनको डिवाइड करना, क्लासिफाई करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ठीक बात है। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, नामांकित भी नहीं करना होता है, न उनको श्रेणी में बांटना होता है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, भाई पास हुए कि फेल, इससे हमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें बच्चे की
जो लर्निंग है उसकी प्रक्रिया कैसी है उस पर ध्यान देना, रेदर देन द रिजल्ट, कि वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। तो ये प्रश्न भी ईजी अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। देखिए मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें प्रश्नों को एलिमिनेट करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप प्रश्नों को समझ के साथ आगे कर पाएंगे। ठीक, जैसे कुछ शब्द भी है देखिए दे देता है जिसके माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो ये गलत बात है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है और ये जन्म के समय ने जन्म के बाद भी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसके ऊपर जो है इफ़ेक्ट डालते हैं। तो पहला आपका सही नहीं है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों से प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। तो ये गलत बात है। आप मेज़र तो कर सकते हैं बट ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या कंडीशन रही है उस लर्नर की, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, एज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, हर चीज़ मायने रखता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। तो ये नहीं है, आपने तो पूरा पढ़ा ही है भाई, मल्टी फैक्टर थियरी आप पढ़ ही रहे हैं। मल्टी फैक्टर पढ़ा आपने, 2 फैक्टर पढ़ा, फिर आप जो है गिलफोर्ड का पढ़ते हैं, थर्स्टन का पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद गार्डनर आते हैं। तो आपको पता है कि भाई एकात्मक कारक तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये ऐसे बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल सही बात है। मल्टी डायमेंशनल है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। जो अलग अलग चीज़ें हैं वो सब आपस में मिलकर के एक बनी हुई हैं। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, और किसी भी एक चीज़ से हमेशा याद रखिएगा, जब भी कहीं अनुवांशिकी मतलब जैसे जन्म के साथ निर्धारित होने की बात की जाती है तो कोई भी चीज़ जन्म से ही निर्धारित नहीं होती है, वो कम होती हैं। जो आपके इननेट या इनबॉर्न होती हैं, जो इननेट चीज़ें होती हैं या जो जन्म के साथ होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, अधिकतर चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं थ्रू द इन्वॉल्वमेंट, याद रखिएगा। और ये दोनों जो एक्वायर करते हैं इसमें हेरिडिटी प्लस इन्वॉल्वमेंट दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 12। रूही हमेशा समस्या को एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समस्या समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि रूही जो है हमेशा समस्याओं के एकाधिक समाधानों मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। जैसे आपने रूही को कोई समस्या दे दी, ये समस्या है, अब रूही जो इस समस्या है इसके बारे में वो मल्टीपल अप्रोच लगाती है, मतलब एक से अधिक सोल्यूशन को वो फाइंड आउट कर ले रही है। और जो सोल्यूशन वो दे रही है ना वो काफ़ी ओरिजिनल सोल्यूशन है, मतलब काफ़ी मौलिक है। तो रूही किसका जो है वो प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, आत्मकेंद्रित या अनम्य। तो इसका सही उत्तर आपका होगा सृजनात्मक विचारक। क्यों? ये क्रिएटिव थिंकिंग, जो हम क्रिएटिव थिंकिंग की जब भी बात करते हैं तो आपको पता है क्रिएटिव थिंकिंग में ओरिजिनैलिटी होती है। क्या होती है? ओरिजिनैलिटी होती है, आपकी मौलिकता होती है, फ्लुएंसी होती है, एलैबोरेशन होता है। हमने क्रिएटिविटी सीडीपी के उसमें जो है कोर्स में कंप्लीट भी किया कि क्रिएटिविटी के क्या क्या जो है फैक्टर्स होते हैं। तो जहाँ मौलिक समाधान की बात हो रही है कि मतलब ओरिजिनल सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्रिएटिविटी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब जैसे मान लीजिए टीचिंग लर्निंग हो रहा है, आप पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, अब वहाँ पे जो डिप्राइव्ड सेक्शन से आने वाले बच्चे हैं वो उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हो रहा है। तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? विद्यालय को बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? तो ये तो भाई गलत है कि आप बच्चों को कहें कि भाई विद्यालय छोड़ दो। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तो देखिए ये तो वही बात हो गई कि आप एज अ टीचर जब आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको चांस मिल रहा है, तो आप हाथ पे हाथ धरे रह के आपको नहीं बैठना है, ऐसा भी नहीं रहना है। इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए कि चलो तुम ठीक है, तुम पढ़ने मत आओ, तुम्हें अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कम करो, ये बात भी गलत है। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये, पढ़ने पे ही समझ में आ जा रहा है कि भाई आप भी थोड़ा चेंज करेंगे और बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि भाई आओ देखो समझो। ठीक है, ये भी आपका सरल प्रश्न था। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए?
विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, कक्षा कौन सी है समझिए, सामान्य कक्षा नहीं, समावेशी कक्षा है। समावेशी कक्षा मतलब सबके लिए शिक्षा की बात कर रहा है। तैयार नहीं करेगा तो सबके साथ पहुंचेगा भी नहीं। कभी कभी करना चाहिए सक्रिय रूप से, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो सही उत्तर इसका एक ही है। देखिए कुछ आंसर ना तो अपने आप ही देखते ही समझ में आता है कि भाई ये सही है, उसके बाद तीनों के तीनों निगेटिव ही बता रहे हैं। तो उनको सक्रिय रूप से तैयार होकर के क्लासरूम में क्लास से पहले जाना चाहिए। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर, पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया के बारे में कह रहा है। डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अप्रेक्सिया, अफेजिया, ये सारी की चीज़ें मैंने बताई हुई है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिए। इसके साथ ही डिसलेक्सिया मोस्ट रिपीटिंग है, और डिस्ग्राफिया जो सबसे ज़्यादा पूछ जाता है। तो याद रख लीजिए इसको। तो एक शब्द में पठन वैफल्य, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको ऑप्शन एक दिख जाएगा और आपको एक नंबर आपके ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता आपका क्या है, पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। 2009 जो हमारा RTE एक्ट है 2009, जो लागू कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। जो आपका RTE एक्ट 2009 है वो लागू कब से हुआ था। 2009 में तो वो पारित हुआ था, और वो लागू कब से हुआ था ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कब जो है लागू हुआ था। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये देखिए, तो उल्लेख किया गया उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, तो किस पर आधारित थी, व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं था, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, कि भाई जो बच्चे हैं, क्योंकि पहली चीज़ उनको नौकरी दिलाना नहीं है कि जॉब पे तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि पहले स्कूल में तो एक्सेप्ट कर लो। अब जब छोटे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते तो वही बच्चे हमारे जैसे तो बड़े होते हैं ना फिर पढ़ के, तो फिर हम ऐसे लोगों को जब देखें तो हम उनको काफ़ी हीन दृष्टि से देखते हैं। तो जो चेंज है वो चेंज कहाँ से आएगा, वो चेंज स्टार्टिंग से आएगा। तो इनका जो है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, कि भाई जितना आपका हक है इस देश पर, जितना आपका हक है यहाँ के संसाधनों पर, उतना ही उन बच्चों का भी हक है। तो इसका सही उत्तर है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है भाई। संरचनावादी जो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म कभी भी इस पर बल नहीं देता है। प्रबलन पर बिहेवियरिज्म है, याद रखिएगा। अनुबंधन भी आपका जो है उसी में आता है, पैवलव स्किनर की थियरी में। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपके अंडरस्टैंडिंग पर ये जो है बेस होता है। किस पर, अंडरस्टैंडिंग पर, अवबोधन की प्रक्रिया पर। 17 का प्रश्न जो ऑप्शन नंबर डी। 18वां प्रश्न पढ़िए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ठीक, मतलब जो पहले से उनकी बनी हुई धारणा है उनके बारे में अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, या बार बार सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण प्रस्तुत करके। अब देखिए, जैसे आप इसको खुद से सोचिए, जिसको हम अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या नेव कॉन्सेप्शन कहते हैं ना, भ्रांतियाँ जो बच्चे बना लेते हैं, ये उसी की बात कर रहा है। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई गलत कॉन्सेप्शन है, आप किसी चीज़ को माने हैं, तो आप सोचिए क्या अगर इनमें से कौन सा ऑप्शन कोई व्यक्ति अगर आपके साथ डील करता है तो आप उसको समझ जाएंगे। अब अगर कोई अनदेखा कर देगा तब तो कोई बात ही नहीं, दंडित कर दिया जाएगा तो क्या वो ख़त्म हो जाएगी बात, नहीं, फिर भी तो आपकी वो बनी रहेगी ना प्रॉब्लम जो है। और फिर आपको याद करने के द्वारा मतलब कि एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत के द्वारा बदल दिया जाए कि देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो फिर भी कॉज जो वाई होता है, वाई फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको वाई का तो पता नहीं लगा, वहीं अगर आपके साथ कोई बैठ करके आपको दिखा रहा है कि आप जो चीज़ कह रहे हो वो चीज़ कैसे गलत है, आप उसके एग्जाम्पल दिखा रहे हो सामने वाले को, तो सामने वाले को प्रूफ मानना ही मानना पड़ेगा अगर वो ऑथेंटिक सही दिखा रहे हैं तो इसका सबसे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया हुआ है। सीटेट इस वजह से भी काफ़ी एक अच्छा पेपर है अगर आप थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस यूज़ करते हैं और थोड़ा सा मतलब एज अ टीचर माइंडसेट के साथ जाते हैं कि बच्चों के हित में क्या चीज़ें होंगी, तो आप खुद ब खुद अगर आपने कम भी पढ़ा हुआ है ना, सॉलिड पढ़ा हुआ है, तो आप कर ले जाएंगे।
छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? अब देखिए कितना इजी है कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड में क्या चाहिए आपको, पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, तो भाई आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पर तो नहीं हो सकते। यंत्रवत याद करना, मतलब उनको बस रट्टू तोता बनाए पढ़ो, ये भी बात गलत है। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो चाइल्ड एक्सपीरियंस है, जो घर से लेकर के आया है, जो स्कूल में बना रहा है, उसको प्रमुखता से दिखाना, बताना कि बच्चे को उसको समझाना, बिल्कुल सही बात है। योग्यता के आधार पर नामांकित करना या वर्गीकरण करना, ये तो बहुत ही गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही उत्तर है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के, संवेग इमोशन, संज्ञान कॉग्निशन। इमोशन एंड कॉग्निशन ये क्या है? पूर्णतः अलग बातें हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो तो कॉग्निटिव भी आपका सही से काम नहीं करेगा। स्वतंत्र हैं तो ऐसी भी बात नहीं, संबंधित नहीं है, ऐसी सन्निहित है, मतलब ये एक दूसरे में मिले हुए हैं, ठीक, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो आपको दिख रहा है वो सन्निहित होगा, क्योंकि बाकी दो देखिए कभी कभी अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना, तो जो हट के तीसरा एक ऑप्शन ऐसा तो सबसे अलग है। जैसे देखिए इसमें अलगाव की बात कर रहा है ना कि पूर्णतः अलग है, ये स्वतंत्र का भी वही अर्थ होता है कि कोई लेना देना ही नहीं है, संबंधित नहीं है, इसका भी वही मतलब है कि ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। बचता कौन है? सी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप कम पढ़ के जाते हैं तो ये तरीका होता है कि आप कैसे प्रोबेबल आंसर तक रीच कर सकें एक पॉजिटिव उसके साथ, ठीक है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी के बारे में, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, तो यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं की जाती कि भाई आप जो है बार बार आप रिकॉल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसको रिकॉल कर रहे हैं रिप्रोड्यूस करके। यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, ये कोई भी नहीं मानता कि भाई आपको बच्चे को रटवाना है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है कि जितना अधिक से अधिक बार आप उसको कर लें। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अक्सर याद रखिएगा कि कभी भी किसी के भी सिलेबस में, खासतौर पर सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, ये लोग कभी भी कुछ ऐसे सिद्धांत नहीं डालेंगे। आप खुद सोचिए कि आपके सिलेबस में ऐसा सिद्धांत डाला जाएगा जिसमें बच्चे पैसिव हों? नहीं। संरचनावादी बात ही करे कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो यहाँ पर बच्चे हमेशा सक्रिय विनियोजन के द्वारा रीप्लानिंग करके सक्रियता के साथ उस चीज़ की, अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण करेंगे, वही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? अगर आपने उनको जो है उदाहरण दिया और गैर उदाहरण, एक बात याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है वैसे ही नॉन एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो गलत नहीं होते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसमें बहुत सारे लर्नर्स इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे जो इस टॉपिक को नहीं पढ़ के जाते हैं। इसलिए सही बात है कि हम अक्सर सुनते हैं कि भाई एग्जाम्पल दीजिए, नॉन एग्जाम्पल की बात अक्सर हम करते नहीं। गैर उदाहरण मतलब जो उससे संबंधित नहीं होता है, ठीक है, गैर उदाहरण मतलब कि नहीं है। तो ये उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपको उससे रिलेटेड बताया जाएगा, फिर उससे दूसरे साइड से दिखाया जाएगा, मतलब दूसरे टॉपिक से रिलेटेड बताया जाएगा, तो वहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट को चेंज करने में काफ़ी मदद आती है और आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी पाते हैं, ठीक। इससे कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं होती, कोई अभाव की भावना उत्पन्न नहीं होती है, और कहीं भी आपको ये नहीं है कि नहीं बस हम नॉलेज पर फोकस कर रहे हैं रेदर देन जो है समझ के, अंडरस्टैंडिंग के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, अगर आप उनको लगातार पुरस्कार दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो जब आप उनको पुरस्कार रिवॉर्डेड कर रहे हैं तो वो बहुत खुश होंगे, अरे वाह, मार रहे हैं तो कुछ हद तक, लेकिन एक टाइम बाद रिवॉर्ड अगर दे रहे हैं तो उनके में वो भी कमी हो जाए कि ठीक है ना, हर बार कर रहे हैं, हर बार वही चीज़ मिल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। पनिशमेंट दे रहे हैं तो बार बार पनिशमेंट मिल रहा है तो वो एफर्ट भी नहीं करेंगे और धीरे धीरे उनके अंदर एग्रेशन का भाव आने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी तो नहीं भाई, क्योंकि आंतरिक तो है ही नहीं। रिवॉर्ड, किसी को रिवॉर्ड देना ये बाहरी में ही आता है, आपके एक्सटर्नल मोटिवेटर ही हैं ये लोग।
बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ऐसी भी बात नहीं है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासाएं कम होंगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप तब तक पढ़ेंगे जब तक आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और कुछ टाइम में फिर वो रिवॉर्ड भी आपके लिए उतना काम का नहीं होगा। तो सही ऑप्शन इसका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सार्थक अधिगम, तो देखिए सबसे पहला चीज़ शारीरिक दंड, ये तो कट गया, क्योंकि शारीरिक दंड कभी भी, आप खुद सोचिए, आप कोई मार के आपको क्या आपका अधिगम बढ़ा सकता है? नहीं। अब ये देखिए तरीका है जल्दी सॉल्व करने का, शारीरिक दंड आपको एकदम कंफर्म है नहीं होगा। पहला ऑप्शन जिसमें आप उसको कट करिए, पहला ऑप्शन देखिए, इसमें कट करिए, इसमें कट करिए, गया। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, बिल्कुल सही बात है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही बात है, सीसी की बात कर रहा है भैया। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना करके कौन सा मूल्यांकन हम करेंगे? तो फोर्थ जिसमें उसको कट करिए, फोर्थ इसमें बस कट गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया, हो गया सही ऑप्शन। सही नहीं पता है तो गलत वाले को काट लीजिए, बात सही हो जाएगा। ऐसे भी आप कर लेते हो और वैसे भी, ये दोनों तरीका है जैसे आपको सही लगे। तो सही ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? सहज कर सकते हैं मतलब कैसे उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं भाई, कि आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। व्याख्यान देकर वही लेक्चर देंगे तो वहाँ तो वो टीचर सेंटर्ड हो गया, टीचर आए अपने से बोल करके चले गए, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता नहीं, आप लोग तो मेरे साथ जुड़े नहीं, आप तो बाद में मान लीजिए दिक्कत होता है तो अगर 100 में से है तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है छोड़ो, उसमें से 10% या 2-3 बच्चे ये होते हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि अच्छा ये वाला नहीं समझ में या ये ऐसे हुआ। तो वो क्या है, हमारा अभी एक तरफ ही है। अगर हम लाइव होकर के करते तो बच्चे ज़्यादा कमेंट करके पूछते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो व्याख्यान जैसे अभी मैं दे करके लेक्चर चली जाऊँ, फिर बच्चे को समझ में आया कि नहीं। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, तो वहाँ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बच्चे का ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझ में आएगा। यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, कि भाई वो तो फिर रटना हो गया ना, एक ही बार को बार बार आप बता रहे हो। अन्वेषण, एक्सप्लोर करके, और परिचर्चा के लिए डिस्कशन के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस में भी जो आपको 30 क्वेश्चन CDP का कराया हुआ है, हमने बहुत सारे इसमें सीरीज़ कराए हुए हैं, 30 क्वेश्चंस के कराए हुए हैं, कुछ में 15 का भी जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कराया, उसको ज़रूर देखिए। मैंने उसमें भी बार बार बताया, डिस्कशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप जटिल से जटिल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए। प्रोत्साहित करती हैं छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। तो भाई भौतिक पुरस्कार अगर आप देती हैं तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उतने तो मोटिवेट नहीं होंगे। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान का बल या महत्व देकर गलत उत्तर को स्वीकार कर एवं दंडित करके, अस्वीकार करके एवं दंडित करके, तो ये तो गलत बात है। सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके, मतलब बच्चे को जो सहजता के साथ समझ में आ रहा है वो उसको बता रहे हैं और फिर उसी के आगे उसमें सही या गलत के साथ जो है मंथन करेगा। खुद बच्चे को आप मोटिवेट कर रहे हैं। तो बेस्ट तरीका याद रखिएगा वही होता है जिसमें बच्चा प्रॉपरली तरीके से एक्टिव हो, खुद से सोच रहा है, खुद से करने की क्षमता को दिखा रहा है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? याद रखिए किसकी बात कर रहा है, शारीरिक वृद्धि और विकास, ठीक है, डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य और किशोरावस्था। तो देखिए किशोरा और वयस्कता तो ये ऐसे ही कट जाता है क्योंकि ये तो भाई आपका काफ़ी लेट होता है। मध्य और किशोरावस्था जिसमें वो कट गया, 2 ऑप्शन बचा आपके पास। तो जिस इन्फेंसी की ये बात कर रहा है तो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड ये ऐसा पीरियड है, अभी हमने देखा भी था आज स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कि अर्ली चाइल्डहुड जो है आपका वो सेंसिटिव पीरियड क्यों था, क्योंकि उस समय लैंग्वेज की डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रही थी। और जो शैशवावस्था होता है 0 से जो है आपका जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, उस अवस्था में जो है शारीरिक विकास भी तेज़ी गति से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, तो बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, विकास जीवन पर्यंत होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। विकास परिवर्त्य होता है, सही बात है, चेंज होता रहता है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सही बात है। विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। अब यहीं देखिए नहीं लगाकर इन्होंने इसको गलत कर दिया।
विकास सार्वभौमिक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसे प्रभावित करते हैं ये। तो आपसे यही पूछा था कि इसमें कौन सा नहीं है, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति, जो कोड है आपका जीन्स, तो भाई सिर्फ हेरिडिटी तो होता नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके सिर्फ हेरिडिटी की वजह से तो नहीं होते हैं, दोनों होते हैं। मैंने हमेशा बताया ना कि मैक्सिमम चीज़ें दोनों के द्वारा होती हैं। जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव या अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका एकदम सही उत्तर है कि अनुवांशिकी और पर्यावरण के बीच में जो जटिल पारस्परिक क्रिया है। आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक जो सेकेंडरी सोर्स है। अब आपको याद होगा प्राइमरी में आपने बार बार परिवार पढ़ा हुआ है, कभी कभी नेबर को भी डाल देता है। परिवार जिसमें उसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहा है? द्वितीयक की। परिवार है आपने हटा दिया। द्वितीयक की बात कर रहा है। अब देखिए मीडिया तो ठीक बात है, अब द्वितीयक में पास पड़ोस जो है हम उसको अक्सर जो है द्वितीयक में ही लेते हैं, किंतु कभी कभी वो प्राथमिक में भी काउंट करते हैं। तो विद्यालय जो है ये आपका उसके बाद जो है दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है। ये विद्यालय में जाने के बाद ही बच्चे का सोशलाइजेशन बहुत तेज़ी से बदलता है और होता है, जब वो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिलता है और जुलता है। ठीक है, तो पास पड़ोस को कभी कभी हम प्राथमिक में काउंट कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसके लिए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके जो है CDP 2019 का ये पेपर था, जो हमने 30 प्रश्न यहाँ पर देखे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन ऑन है। इसके साथ ही पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।